आमतौर पर इस तरह की बातें हमारे बीच में कई लोगों ने कही सुनी होगी कि हमारे दादाजी इतने भाई बहन थे, हमारे नाना जी इतने भाई बहन थे। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह यही हाल था कि आबादी काफी ज्यादा, आज से कई दशक पहले, कई सदियों पहले ठीक ठाक ज्यादा मात्रा में दिखती थी। यानी कि परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा थी। आज की डेट में देखें तो परिवार की संख्या, यानी कि कहें परिवार में लोगों की संख्या कम हुई है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यह देखने को मिलता है, भारत में भी हो रही है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बढ़ने की जगह घट रही है। और यह चिंता की बात हो गई है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधनों पर दबाव आएगा, और संसाधनों पर दबाव आएगा तो देश का विकास नहीं होगा। लेकिन एक मात्रा में जितनी जनसंख्या की जरूरत है उस संसाधन के उचित दोहन के लिए, जिससे देश का विकास हो सके, उतनी जनसंख्या अगर नहीं है तो भी देश के लिए चिंता की बात है। और यह चिंता की बात अभी जापान के लिए दिखाई देती है। तो क्या है पूरा मामला, इसको हम समझते हैं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन फोकस प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले खबर को देखिए कि जापान की पॉपुलेशन जो है 500,000 से ज्यादा अभी जानकारी मिली है कि कम हो गई है, लगभग 5.5 लाख के आसपास। और लगातार 14 सालों से उसकी जनसंख्या में हम गिरावट देखते हैं। यानी कि जो वहां पे कुल प्रजनन दर है वो उतना नहीं है जितना आमतौर पर होना चाहिए एक स्थिर जनसंख्या के लिए भी, एटलीस्ट। तो अब ये कुल प्रजनन दर वाली समस्या क्या है, प्रतिस्थापन दर वाली बात क्या है, वो भी मैं आपके बताऊंगा आगे। लेकिन पहले देखिए कि आखिर कारण क्या है और इसके पीछे के निहितार्थ क्या है इस जनसंख्या में होने वाली जापान में कमी। क्योंकि एक शब्द आगे आपको सुनने के लिए मिलेगा, जनसांख्यिकी विंटर। तो उसको जानने के पहले इसको समझिए कि जनसंख्या में जो गिरावट है 2024 में 5.5 लाख की है। और ये बड़ी संख्या है क्योंकि जापान की आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं, भारत की तरह नहीं है, 12 करोड़ के आसपास आबादी है वहां की। और उसमें से एक 5.5 लाख यानी कि 500,000। फिर उसके बाद देखिए चुनौतियों की बात करें तो वहां पर कार्यबल संख्या में कमी देखने को मिल रही है। यानी कि काम करने वाला जो वर्क फोर्स है वो कम है। इनफैक्ट जो बच्चे हैं, बच्चे भी अब उतने नहीं हैं। यानी कि बच्चों का अनुपात पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम है। यानी कि आगे आने वाले समय में भी जो कार्यबल होगा उतना नहीं होगा। उसके बाद लाभार्थियों की कमी देखिए, 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की संख्या में 2.2 लाख की कमी आई है। यानी कि 5.5 लाख में से 2.25 लाख जनसंख्या लगभग वो है जो 15 से 64 वर्ष की है। और यही तो आप कह सकते हैं आपकी वर्क फोर्स है। और आपकी जो वर्क फोर्स है वो कम हो गई है और भविष्य भी कम होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भी दबाव बनेगा। क्योंकि कोई वर्क फोर्स है, कोई शख्सियत अगर वो वर्क फोर्स है किसी देश के लिए, तो इसका मतलब वो अपने परिवार के लिए कुछ करता है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करता है। तो अब अगर किसी परिवार में वर्क फोर्स कम है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, तो सीधी सी बात है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर वहां दबाव तो पड़ेगा ही। अब बात आती है बच्चों की जनसंख्या, मैंने बोला था गिरावट है, इसका मतलब है कि भविष्य में भी जो कार्यबल है वो उतना देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों की संख्या में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। 11.2% हिस्सा जो है कुल जनसंख्या में बच्चों का है, काफी कम है। फिर उसके बाद विदेशी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए अब सीधी सी बात है कि काम तो वहां पे है ही, देश की अर्थव्यवस्था के लिए वर्क फोर्स तो चाहिए ही उसको गति देने के लिए। लेकिन उस गति को देने के लिए विदेशी निवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो वहां पे जो संख्या में वृद्धि दिखाई देती है वो विदेशी निवासियों, क्योंकि वो वहां आए हैं, वहां पे काम है और काम करने वाले लोग कम हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से भगाए गए हैं, ये टेम्परेरी समाधान है उस देश के लिए, उसको अपने लिए विकल्प परमानेंट देखना होगा। अब यूपीएससी में देखें तो इससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं, स्पेशली जापान से रिलेटेड, जनसांख्यिकी से रिलेटेड। अब सवाल देखिए 2024 के प्रीलिम्स में एक पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों पर विचार कीजिए। फिर बताइए उपर्युक्त देशों में से कौन सा देश अक्सर मीडिया में अपनी कम जन्म दर या बढ़ती आबादी या घटती आबादी के लिए उल्लेखित होता है। अब देखिए यहां पे विकल्प देखिए, 1, 2, 4, 1, 3, 5, केवल 2 और 4 और 3 और 5। तो हमें ट्रेंड समझना होगा कि कौन से देशों का समूह है एक खास ट्रेंड को दिखाता है, कम जन्म दर को दिखाता है, बढ़ती आबादी को दिखाता है या घटती को आबादी को, है ना। तो आप यहां पे देखिए एक देश है जापान, 14 वर्षों से, तो पिछले साल भी जन्म दर वहां पे कम ही थी।
जापान में जो जन्म दर है, कुल जन्म दर है, प्रजनन दर की अगर हम बात करें, कुल प्रजनन दर वहां पे 1.2 है। भारत में प्रजनन दर लगभग 2 के आसपास है। और प्रतिस्थापन दर जो होती है, प्रतिस्थापन दर वो होती है कि जनसंख्या अगर आप भविष्य में कम भी नहीं करना चाहते, बढ़ाना भी नहीं चाहते, एक स्थिर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो प्रतिस्थापन दर होनी चाहिए 2.1। तो जापान में तो देखिए कम चल ही रहा, 1.2 चल रहा है। तो अभी एक तो जापान हो गया, इसके अलावा इटली में भी यही स्थिति है। और इटली के अलावा नाइजीरिया को अगर हम छोड़ दें तो दक्षिण कोरिया में भी यह स्थिति, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में अभी ठीक ठाक जनसंख्या साल दर साल बढ़ रही है, यानी कि वहां पे इनकी तुलना में स्थिति कहीं आगे है। तो इटली, जापान और दक्षिण कोरिया 3 ऐसे देश हैं। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कहीं भी दिखाई देते हैं, ऑप्शन ए में दिखाई देते हैं। ये बताते हैं कम जन्म दर को। ठीक है, जवाब मिल गया है। मेंस में के स्तर पर अगर हम सवाल देखें तो यहां पर भी पिछले वर्ष हम देखें तो ये आपको दिखाई देगा, डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, क्या दुनिया ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है, विस्तार से बताएं। अब देखिए डेमोग्राफिक विंटर आ गया, इसको समझिए। डेमोग्राफिक विंटर क्या है? जनसंख्या में लगातार गिरावट का आना। जापान में जो हो रहा है लगातार का गिरावट का, वो सबसे बड़ा उदाहरण है डेमोग्राफिक विंटर का, विशेषकर जन्म दर में कमी। अब उसके बाद देखिए जो एक लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक संकट को जन्म देती है, जैसे वहां पे वर्कफोर्स नहीं है, सामाजिक सुरक्षा वहां पर कमजोर हो रही है, क्योंकि परिवार में लोग ज्यादा होते हैं, तो और उसमें भी ज्यादातर लोग अगर वर्कफोर्स है, कार्यबल है, यानी कि उनके पास आय के स्रोत हैं, तो परिवार के लिए वो बेहतर होता है। तो वहां पे ये भी संकट है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है। फिर उम्र दराज लोगों की अगर जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि सरकार के ऊपर भी स्वास्थ्य देखभाल के, पेंशन जैसी सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा। अब आगे देखिए वर्कफोर्स संकट जो है 2040 तक के लिए अनुमान लगाया गया है कि 11 मिलियन श्रमिकों की कमी का अनुमान महसूस करेगा जापान। 11 मिलियन की कमी महसूस करने वाला है जापान। 11 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा, इतनी बड़ी जनसंख्या की कमी महसूस करेगा, जिसे वर्कफोर्स में उस वक्त जापान में 2040 में होना चाहिए। उसके बाद संवेदनशीलता के निहितार्थ देखिए, यहां पे बात यह है कि जापान तक यह सीमित नहीं है, दक्षिण कोरिया में भी आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कई अन्य देश हैं, जैसे चीन की भी जनसंख्या को लेकर जो पॉलिसी थी उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है भविष्य के स्तर पर। अन्य कई देश हैं जहां पर यह स्थिति, इस प्रकार का ट्रेंड धीरे धीरे दिखाई देता है कि जनसांख्यिकी विंटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि लगातार जनसंख्या में साल दर साल गिरावट देखने को मिल रही है। भारत के अगर परिदृश्य की तरफ देखें तो भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह भी एक दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है। देखिए हम अपने प्रजनन दर पर कंट्रोल कर रहे हैं, हमने एक सीमा तक अच्छा खासा कंट्रोल लंबे समय में हम देखें तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है इससे एक दीर्घकालिक चुनौती का सामना तो हमें करना पड़ेगा। अब जनसंख्या वृद्धि का लाभ देखिए, खासकर भारत के लिए क्या है, भारत के पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी है, तो उसमें लाभ की स्थिति यह है कि उसके पास वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, जरूरत है यहां पे उसके लिए स्किल्ड होने की। तो उसके लिए ही सरकार आप देखिए तो क्या कोशिश कर रही है कि कौशल विकास कार्यक्रम जैसी चीजें सामने आ रही हैं कि लोगों को कुछ स्किल आ जाए। और आज की डेट में आम जनता भी जैसे कोई स्टार्टअप भी कर रहा है तो उसको ये बात समझ में आ रही है कि मुझे स्किल के बिना काम नहीं होने वाला है। अब उसके बाद वृद्ध जनसंख्या की हम बात करें तो वृद्धावस्था की जनसंख्या में तेजी से अभी बढ़ोतरी देखने को मिली है और आगे आने वाले समय में और देखने को मिलेगी। अभी कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं है तो भारत में है। लेकिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है एक समय ऐसा आएगा दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धों की हम देखें संख्या भी भारत में दिखने को मिलेगी। फिर उसके बाद श्रमिक अप्रवासन देखें, भारत से अधिक श्रमिक विदेशों में काम करने जा रहे हैं, लेकिन यह भारतीय श्रम बाजार पर दबाव भी डाल सकते हैं। तो भारतीय श्रम बाजार में भी एक मांग जो है दिखाई दे सकती है भविष्य में। अब उसके बाद देखिए जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कैसे किया जाए। अगर सीधी सी बात है कि आपके पास जनसंख्या ज्यादा है और उसमें भी कार्यबल वाली जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, वो कहीं पर अगर काम करने के लिए इच्छुक है और उसे सही शिक्षा और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट उसका हो जाए, तो वह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के साथ में कुछ बेहतर काम कर लेगी। अब उसके बाद स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होता है, यानी कि अगर किसी के पास बेहतर काम है,
बेहतर शिक्षा है, बेहतर स्किल है, वो एक वर्क फोर्स है, कार्यबल है, तो वह जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार करेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएगा उसकी वजह से, और यहाँ पे युवा वृद्ध दोनों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य भी बेहतर हो उनका और जीवन स्तर में सुधार हो, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं भी उन्हें अच्छी मिले। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बढ़िया कार्यबल है, बढ़िया स्किल है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो भी फिर वो बेहतर नहीं कर पाएगा। तो उसमें भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। हमारे युवाओं के लिए उद्यमिता और नवाचार को लेकर देखें तो युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना होगा, नवाचार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा। सरकार इस प्रकार के प्रयास करती है और ये हर देश के लिए जरूरी है, न सिर्फ भारत के बाहर, दुनिया के किसी भी देश के लिए ये जनसांख्यिकी लाभांश का जिसे उपयोग लेना है। फिर राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं का विकास, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क और वृद्धावस्था के लिए पेंशन व्यवस्था को प्राथमिकता देना होगा। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? वृद्धा जो भविष्य के वृद्ध होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? आज के युवाओं के लिए क्या बेहतर करें कि भविष्य में वो अपने ऊपर ही डिपेंड रहें, किसी और के ऊपर नहीं, ये आज सोचना होगा, इसके लिए प्रयास करने होंगे। और विदेशी श्रमिकों का प्रबंधन करना होगा, विदेश से आने वाले श्रमिकों की संख्या को संतुलित करना होगा। अगर हम अपने यहाँ के श्रमिक को स्किल्ड कर दें, उसमें कौशल का विकास कर दें, तो सीधी सी बात है कि वो जो बढ़ी हुई संख्या भी हमारे लिए है, जो बिना काम की है वो काम करेगी और हमारे काम आएगी, तो हम अपनी जनसंख्या का लाभ ले सकेंगे। फिर अब एक प्रश्न है आपके सामने कि कितने प्रतिशत की कुल जन्मदर प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता माना जाता है? मैंने अभी आपको इस सेशन के बीच में बताया भी था, 1.2, 1.9, 2 या 2.1। कितने प्रतिशत की कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता माना जाता है? प्रतिस्थापन स्तर मतलब क्या कि स्थिरता बनाए रखने के लिए जनसंख्या की कितना दर होना जरूरी है। और इसका मतलब क्या होता है कुल प्रजनन दर का मतलब? जैसे सीधी सी बात है, अगर 2.1 है या 1.2 है या कोई भी है 2 है, तो इसमें हो गया कि एक महिला में 2 बच्चे, एक महिला में 1.2 बच्चे, एक महिला में 2.1 बच्चे, इस प्रकार से है। तो ये चीज स्पष्ट हो गई है। चलिए अब इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।